तीन नाम, आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल। ये तीनों नाम जब आए तो आपसे सीधा सीधा ये नाम जुड़े। आलोक सिंह आपके बेहद करीबी। बिल्कुल, उसमें हमने कभी डिनाई भी नहीं किया। लेकिन यही आलोक सिंह आप कह रहे हैं कि आपके करीबी हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही पता आपके जौनपुर में आपके साथ। ये बहुत सामान्य सी बात है, हमारे साथ बहुत समय से है। मुन्ना बजरंगी का करीबी होगा, मुन्ना बजरंगी जौनपुर के रहने वाले तो हो सकता रहा हो करीबी। उसमें हमसे क्या लेना देना। मुन्ना बजरंगी करीबी होने से अछूत हो गया वो। अखिलेश जी मुझसे नहीं समस्या, अखिलेश जी को छत्रियों से समस्या है। क्या वो पूरी हमारी बिरादरी को टारगेट करते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री कुंडा में कुंडी लगा देंगे, अरे भाई कुंडा एक स्थान है, कोई घर थोड़ी कुंडी लग जाएगा। अपमान जो है छत्री समझ गए। उसके बाद हमको लेके कमेंट किया वहां पर। फिर नेताजी से मुलाकात हुई? हाँ, उससे तो बराबर होती रही, सदन में होती रही, बाहर भी होती रही। क्या बोले आप? लड़के आए थे? कुछ नहीं, कह तुम माने नहीं। हमने कहा नेताजी क्या माने, आपने कहा था, आपने अपनी बात नहीं रखी। मैं था, शिवपाल जी थे और अमर सिंह जी थे और नेताजी थे। 5 कालिदास मार्ग में हमसे बोले कि बुलाया गया मुझे, उनसे बोले कि तुम जो है धनंजय वहां लड़ जाओ बयालसी। शिवपाल जी से आप पूछिएगा, बता देंगे। वो सही व्यक्ति हैं, सही बोलेंगे। लेकिन आप नेताजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश जी मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं अखिलेश जी को तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं कहाँ इस समय पॉलिटिकल ऐसा डिरेल हो जाते रह रहे कि मैं सोशल मीडिया हैंडलरों के चक्कर में कि मुझे कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। अखिलेश यादव की नहीं देखते हैं? अखिलेश यादव की साजिश नहीं देता मैं। अखिलेश यादव जी को राजनीतिक मुद्दा बनवाया गया उनसे। तो ब्रजेश सिंह की साजिश थी? कौन ब्रजेश सिंह की बात आप कर रहे हैं? दुश्मनी कहें, अदावत कहें, मनमुटाव कहें, क्या है आपके और ब्रजेश सिंह के बीच? क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है या नहीं? खतरा तो मैं बड़ी पार्टियों से नहीं समझूंगा तो क्या इंडिविजुअल से क्या समझूंगा। लेकिन अभय सिंह से क्या आपकी? पास्ट है, जाने दीजिए, कोई चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, जाने दीजिए, पास्ट हो। मुख्तार अंसारी से कैसे रिश्ते थे आपके? कोई रिश्ता नहीं था मुख्तार अंसारी से मेरा। आपका फैमिली बैकग्राउंड आरएसएस का? आरएसएस का। लेकिन बसपा के साथ क्या हो गया? मायावती ने क्यों रातों रात निकाला? नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं धनंजय सिंह। 2 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद हैं और इन दिनों खासे चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का जो कांड हुआ उसके बाद इनके ऊपर भी सवाल उठाए गए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जैसे बातों का इस्तेमाल किया और इशारा इनकी तरफ था। धनंजय सिंह को पूर्वांचल में लोग बाहुबली भी कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है धनंजय जी। नमस्कार अभिषेक जी। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से रिश्ता क्या है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा यही चर्चा है इस वक्त। देखिए, सारे प्रकरण जो है राजनीतिक रूप से। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का मामला यूपी का नहीं, मध्य प्रदेश का था। यूपी में फेंसिडिल कफ सिरप जो एबॉट कंपनी है उसके, और एक ट्रेडिंग का इश्यू है। ट्रेड में कुछ हेराफेरी की गई। अभी सरकार के वक्तव्य आए हैं, आपने देखा होगा, एसीएस हेल्थ ने भी बयान दिया अपना। समाजवादी पार्टी के लोग नाजायज मुद्दा बना के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इनके पास वास्तविक मुद्दे जनहित के हैं नहीं, तो उल जुलूल बातों पर ही चलेगी राजनीति। सीरियस पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो कफ उत्तर सिरप, प्रदेश की, मैं आपको अपनी बात कंप्लीट करूं, क्योंकि हमको लेके आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नए मुखिया जब से बने हैं तब से मैं देख रहा हूं निरंतर उस समीकरणों को साध के राजनीति करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव जी। बिल्कुल। 2017, 19, 22 अब उठा के सारे इलेक्शन में 14 की हार के बाद से हताशा। अभी जो गठबंधन बना था, जो इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन या यूपीए गठबंधन, जो भी आप इसे कह दे, बिहार में एक अलायंस बना था अगेंस्ट एनडीए। वो अलायंस बुरी तरीके से हारा बिहार में। और अगले साल यूपी का, जब जनवरी से इलेक्शन मान लीजिए शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह 27 में, तो एक वर्ष मान के चलिए हार्डली चुनाव का बचा है। 13 महीने 14 महीने।
तो एक यूपी में बिहार के चुनाव के बाद मरमरिंग प्रारंभ हुई कि यूपी में भी एनडीए चुनाव जीत जाएगा, कोई आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जब बिहार में समीकरण, जातीय समीकरण इतना उस अलायंस के पक्ष में होने के बाद भी इतनी बुरी पराजय हुई, तो इसका मतलब बीजेपी अनबीटेबल। देखो, तो उससे लोगों का ध्यान, लोगों में बात और स्प्रेड हो चारों तरफ, तो ध्यान हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया। एक बड़ी कंपनी जिसका कफ सिरप, उससे कह दिए गए उत्तर प्रदेश में बच्चे मर रहे हैं, तमाम इस तरीके के असंवेदनशील वक्तव्य दिए गए समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, सड़क पे भी दिए गए और सदन में भी। मुझे आश्चर्य होता है, सदन में उनके 3 सांसदों ने इस विषय पे बात किया। सदन में तो स्पीकर साहब को मैं पत्र भी लिखूंगा, और मैं जो और उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की गरिमा को देखते हुए वो लोग स्पीकर से लिखें, पत्र लिखें और मांग करें कि समाजवादी पार्टी के लोग, जब सरकार का भी वक्तव्य आने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग माफी मांगे सदन में और उसको कार्रवाई से निकाला जाए कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई डेथ रिपोर्ट नहीं थी। और झूठ मूठ का भ्रम सदन के अंदर, एक संवैधानिक संस्था के अंदर इस तरीके की बात करना सरासर गलत था और गैर जिम्मेदाराना था। इस तरीके की प्रवृत्ति बढ़नी भी नहीं चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से स्पीकर साहब इस पे कोई ना कोई डायरेक्शन दें। आप माफी मंगवाएंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। किससे? अब ये लोग माफी मांगे, जो लोग जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह के, प्रदेश की जनता से माफी मांगे ये लोग कि नहीं, मुझसे जो कह रहे थे कि खांसी आ रही, मुलेठी खा लो, ये खा लो। भाई अखिलेश जी एक तरफ कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं वेदांता लेके आया, तो फिर उस वेदांता को इतने बड़े हॉस्पिटल के लाने की आवश्यकता क्या है जब लोगों को मुलेठिए खिलाना था? दोनों एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। एक तरफ आप प्रोग्रेसिव लीडर बनते हो, आपके समय भी अवार्ड कंपनी तमाम यही दवाइयां बिक रही थी इस प्रदेश में, तब आप सो रहे थे। उस समय भी तमाम जगहों पे इस तरीके के लोग पकड़े जा रहे थे। हमने तमाम रिकॉर्ड देखे, आप मंगा के देख लीजिए पुलिस से जाके रिकॉर्ड। नहीं, लेकिन धनंजय सिंह जी इतने दिनों तक शांत क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को तो पिछले कई दिनों से वो लगातार उठा रहे हैं। देखिए, मेरे शांत रहे, मैं तो वेट कर रहा था, क्योंकि सवाल सरकार के ऊपर था ना, मेरे ऊपर नहीं था। सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर था। ये कहा जा रहा हो कि तमाम बच्चों की मौत हो गई है, नशीली कफ सिरप बेची जा रही हो, तो इसका मतलब सरकार का इन्वॉल्वमेंट है ना। आपने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। हम तो से हमारे साथ उनका पॉलिटिकल वो चल रहा था, हमको लेके इस मुद्दे को हाइप देने का प्रयास कर रही थी समाजवादी पार्टी। सरकार को जवाब देना चाहिए था कि नहीं, दवाई ओरिजिनल बिक रही यहां पर, किसी प्रकार के किसी भी बच्चे का निधन नहीं। जो 8 तारीख को वक्तव्य आया, पहले भी आ सकता था सरकार का। तो आप सरकार के वक्तव्य का इंतजार कर रहे थे कि आने के बाद तब मेरी तो इनसे राजनीतिक लड़ाई है ना, तो मैं तो लड़ूंगा राजनीतिक लड़ाई अपनी मैं, लेकिन ज्यादा तक सरकार का स्टैंड क्लियर हो, फिर हम बात करते हैं ना। हम सरकार तो है नहीं, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए ना। सरकार को लेकर सदन में कहा गया ना, उत्तर प्रदेश, मैं तो उत्तर प्रदेश हूं नहीं, उत्तर प्रदेश में बच्चे मर रहे हैं, इतना गैर जिम्मेदाराना असंवेदनशील वक्तव्य दिया गया समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों के द्वारा। उसमें तो 2 पढ़े लिखे हैं। प्रिया सरोज एडवोकेट है, मछलीसर से सांसद, हमारे जिले की एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी सीट मऊ से डॉक्टर राजीव राय हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इस तरीके का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं है, फूल जुलूल राजनीति करोगे। 2 पढ़े सड़क पे तो झूठ बोलते ही हो और सदन में जो है भी झूठ बोलोगे। 2 पढ़े लिखे हैं, तीसरे तो धर्मेंद्र यादव ने भी कहा उनके पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए इसलिए ही बोलूंगा मैं, वो हाउ कैन यू रोक, तो कुछ भी कह सकते, इसलिए क्षमा है उनके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने भी देखा होगा जब ये मुद्दा उठा तो आप इसलिए घिरे क्योंकि जो भी इसमें मुख्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी नहीं, 128 FIR हुई है, कोई मुख्य आरोपी नहीं है। 128 FIR अलग अलग हुई है, और जो FIR जिसके नाम है सब में एक एक आरोपी, अलग अलग मुख्य आरोपी, हर FIR का अलग होगा। ठीक है, तो 3 नाम जो इसमें उभरे, आप उनको आरोपी कहिए, मुख्य आरोपी कहिए। 128 FIR हुई है, हमें लगता है कि 300 से अधिक लोग उसमें होंगे। 128 FIR अगर हुई है, एक दो आदमी भी एक FIR में पकड़ेंगे तब भी 256 लोगों के खिलाफ FIR हो गई होगी। नहीं, लेकिन मैं 3 नाम की बात करूं ना, 3 नाम आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल, ये तीनों नाम जब आए तो आपसे सीधा सीधा ये नाम जुड़े। आलोक सिंह आपके बेहद करीबी। बिल्कुल, उसमें हमने कभी डिनाई भी नहीं किया, आज भी नहीं डिनाई कर रहा हूं। आलोक को मैं बचपन से जानता हूं,
उसके बड़े भाई हमारे मित्र हैं और इस समय भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी हैं। इसमें तो हमने कभी डिनाई नहीं किया ना। लेकिन आलोक सिंह ने, देखिए, संबंध, रिश्ते, कौन क्या कर रहा है इस विषय में रोज आप किसी को जान नहीं रहे हैं। अगर मुझे जानकारी होती तो ये विषय शायद यहां तक बात भी न हो पाती, वो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व ना हो पाता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आलोक को लेकर भी, जिसको आप बहुत दिन से जान रहे होते हैं। इंटर पास होकर सिपाही हो गया, इस समय बर्खास्त चल रहा है फर्जी मुकदमे। मैं जानता हूं मुकदमा फर्जी है। उसमें मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि के ऊपर गोली चली थी, शाहिद सिद्दीकी के ऊपर। उस मुकदमे में 307 का FIR उसको बना दिया गया, मुझे भी उसमें मुलजिम बनाया गया और उसमें FR लगी बाद में। चूंकि उनके मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि FIR नामजद कर दी थी आलोक के नाम से, मुझे 120 का मुलजिम बना दिया था, चूंकि मतलब पर्सनल वेंडेट मतलब वो निकालते हुए, और उसमें उसको बर्खास्त कर दिया गया आलोक को। नहीं तो 4 किलो सोना हड़पने का आरोप था, बर्खास्तगी की वजह वो भी तो थी। नहीं, वो उसके बाद बहाल हो, कोर्ट से बरी हो गए थे, बहाल हो गए थे, सारे लोग नौकरी कर रहे थे। वो 2005 या 6 की घटना थी। और उसमें मैं एक चीज और बताता हूं, हमें लगता है क्राइम ब्रांच या SOG जो भी टीम रही होगी, इंचार्ज सिपाही क्या करेगा जब इंचार्ज कहीं लेके जाएगा रेड डालने के लिए। उसमें 2 सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व थे, जो इंचार्ज थे वो लोग इन्वॉल्व थे। और घटना में आज कोर्ट से चूंकि बरी हो गया, तो उसमें आप कुछ हमें उस पर आफ्टर कोर्ट जजमेंट के बाद हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो और वो बेसिकली इट वाज अ रेड, और बाद में उसको लूट का नाम दिया गया था। लेकिन यही आलोक सिंह, आप कह रहे हैं कि आपके करीबी हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ही पता आपके जौनपुर में आपके साथ। ये बहुत सामान्य सी बात है, हमारे साथ बहुत समय से है, आना जाना लगा रहता है। चुनाव में जाते हैं, एक 2-2 महीना लोग हमारे यहाँ गांव रहते हैं, वोटर लिस्ट में वोट नाम बढ़ा लिया, चुनाव के समय वोट बनाते हैं, लोग बना दिए होंगे अपना वोट। और हर 6 महीने में, आज SIR आ रही है, नहीं तो प्रधानी के वोट, ग्राम पंचायतों का इलेक्शन होता है तो अलग वोटर लिस्ट बन जाती है, नगर पंचायत के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट लोग बनाते हैं। जो कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं खुद वोट बना लेते हैं अपना, तो वोट बन गए होंगे, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन धनंजय जी, लखनऊ में भी आपके घर के सामने उनका घर, हाँ बिल्कुल, आज ED की रेड पड़ रही है, ठीक आपके घर के सामने ED की रेड पड़ रही है। आप कैसे इन चीजों को डिनाई करेंगे? कि डिनाई कहां कर रहे हैं, किस बात के लिए डिनाई कर रहे हैं? रिश्तों कहां डिनाई कर सकते हैं? आपका भाई कहीं मर्डर करके आ जाएगा, आप इन्वॉल्व हैं उसमें, आप बताएंगे मैं इन्वॉल्व हूं? तो आपके घर एक छत के नीचे ही पुत्र कुछ करके आ जाता है, पिता को पता तक नहीं रहता है। तो ये एक गलत व्याख्या है। आपको लगता है कि रिश्ते आगे वैसे ही रहेंगे या रिश्ते एकदम पारिवारिक रिश्ते हैं? रिश्तों ऐसा थोड़ी कि जो कोई मुसीबत में हो तो आप उसे छोड़ दोगे। सामने आएगी चीजें, जांच हो रही है, अभी इंक्वायरी शुरू हुई है। हमने स्वयं कहा था इसमें CBI हो, ED हो, सारी चीजें हो रही इंक्वायरी ना, अभी आने दीजिए। किन FIR में किन लोगों ने कितना मनी ट्रेल किया होगा इधर उधर, सारी चीजें सामने आएंगी। आज ED ने 25 जगहों पे देश में रेड डाली हुई है, कर रही, सारी चीजें आ जाएंगी सामने। जस्ट वेट एंड वॉच। होता क्या है ना कि आज की डेट में सोशल मीडिया और पत्रकार जगत में भी आप FIR करता ही बन जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बन जाते हैं, चार्जशीट भी लगा देते हैं और जजमेंट भी सुना देते हैं। कुछ प्रक्रिया एजेंसियों के ऊपर छोड़ दीजिए। तो चलिए, आलोक सिंह के अलावा अमित सिंह टाटा। बिल्कुल, अमित सिंह टाटा हमारे सीनियर, हमारे वकील हैं बनारस में, शशिकांत राय, उनके जूनियर, आप जाके पूछ लीजिएगा। और वो हमारे एडवोकेट हैं, वहीं आते जाते, और फिर हमारे जिले के भी थे। बाद में जानकारी हुई तो वकील के बाद हम जानकारी हुई मुझे कि हमारे जिले के हैं ये। लेकिन कहा तो ये गया कि एक बार एकदम से मुन्ना बजरंगी के कभी वो बेहद करीबी रहे। मैं नहीं जानता हूँ, 28-30-35 साल का लड़का है, मैं उसके विषय में कितना जानकारी प्राप्त करूंगा, किसके विषय में? और मुन्ना बजरंगी का करीबी होगा, मुन्ना बजरंगी जौनपुर के रहने वाले तो हो सकता रहा हो करीबी, इसमें उसमें हमसे क्या लेना देना? मुन्ना बजरंगी करीबी होने से अछूत हो गया वो? मुन्ना बजरंगी से हमारी कोई राइवलरी और दुश्मनी ना मैं जानता था, ना मिला था, ना पहचानता था कभी, मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। उनके भाई की जरूर 1-2 बार हमने मदद कर दी होगी, वो ब्लॉक मुक्त थे एक बार, बाकी तो कोई मेरा उनके साथ कोई लेना देना, कभी भेंट ही मुलाकात नहीं थी, ना कोई वार्ता थी। और जो तीसरे आरोपी हैं शुभम जायसवाल, ये आपके करीबी हैं कि नहीं? आप इनके घर गए? इनके आलोक लिवा के गए हैं हमको,
आलोक बोले, मैं बनास डेट थी हमारी, तो आलोक और अमित ने कहा कि भैया शुभम एक हम लोगों का परिचित लड़का है और उसके यहाँ आज गृह प्रवेश है, निमंत्रण दिया था, चले चलते। तो निमंत्रण, हम लोग नेता है, कोई निमंत्रण दिया चले गए। क्या शुभम जायसवाल के घर जिस दिन गए हम, वांटेड थे, पुलिस के निगाह में वांछित थे, FIR थी उनके ऊपर, तो अगर घर फिर गृह प्रवेश करके घर कैसे रह रहे थे? ये काम पुलिस का था, मेरा नहीं था। मुझे आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा आपके घर। लेकिन इतने रिस्ट्रिक्शन लाइफ में नेता नहीं जी सकता है। नेता को तो कहीं कोई बुलाएगा, आएगा जाएगा, समाज में। आप रिस्ट्रिक्शन में बंधने वाले नेता नहीं है। मैं नहीं, कोई भी नेता। मैं कह रहा हूं कि चलो मैं उसके घर गया निमंत्रण में, हो सकता है मैं अपने घर रहता हूं, मेरे घर आता कि भैया मुझे काम है, मैं जौनपुर से बनारस से आया हूं, मेरा नाम ये है, तो मैं उसको बैठा के बात करता, पूछता, हाँ बताओ क्या समस्या है। ये तो एक सामान्य सी बात है किसी नेता के साथ। अगर गलत है, सही है, पुलिस का मामला है, जांच करके पुलिस उसको देखेगी ना, मैं थोड़ी देखूंगा, मैं पुलिस बन जाऊं। लेकिन धनंजय जी, सोशल मीडिया पर तमाम आपकी बातें, मेरा छोटा भाई कहना किसी को, आपके काफिले में 1 नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं, हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है ये, किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके? आप बताएं, आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, US से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है, या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं, पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई FIR कर जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखता हूँ कितनी भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है, ये सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उठपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं, अभी आधा ही जवाब आया आपके सवाल का। आपने कहा कि गाड़ी का नंबर, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है, तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं दिया 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं, एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े 5977 क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को, बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। जो हमको चाहने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, देखिए ये तो बहुत से लोग हर चीज में कुछ ना कुछ किसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, और हर फील्ड में होता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आपकी पत्रकारिता हो। बहुत से लोग अच्छे पत्रकारों की नकल करते हैं, उस हिसाब से बोलने का प्रयास। आपके भी कोई पत्रकार के जीवन में जब आप आए होंगे, शुरुआत किए होंगे जर्नलिज्म की, तो आपको भी किसी न किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से इंस्पायर्ड रहे होंगे कि नहीं यार जर्नलिस्ट बनना है तो इनके जैसा बनना है। ऐसी चीजें होती हैं। तो वैसे आपके समर्थक भी आपको आप में देखते होंगे कि बिल्कुल चाहने वाले तो हैं ही हमको बहुत से, आपकी तरह का बन जाए, शायद
इसी धुन में उन्होंने गाड़ियों के नंबर तमाम चीजें फॉलो की, आप ये कह रहे हैं? कर सकते हैं, उस पर हम किसी के दिल में जाके थोड़ी बैठे। लेकिन जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं उसमें अखिलेश जी ने एक और बात कही, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और वो इशारा आपकी तरफ था। नहीं, आपने उनसे पूछ लिए होते, मेरा नाम लिए थे कि नहीं? वो इशारा उनको इस सरकार पे प्रहार कर रहे थे वो। और कम से कम अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा विधायकों की हत्या हुई है। सिटिंग 3 एमएलए की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। अखिलेश जी सांसद थे और सरकार समाजवादी पार्टी की थी। एक कृष्णानंद राय जी की हत्या थी, 7 लोग मरे थे, 400 राउंड गोली चली थी। राजू पाल की सिविल लाइंस में दौड़ा के, जहां हमारा सर्वोच्च उच्च न्यायालय है, वहां दौड़ा के मारा गया, भरी दिन में मारा गया। जिसने मारा, जो मुख्य अभियुक्त था, उसको जेल में रहते हुए यही समाजवादी पार्टी थी जो चुनाव टिकट दी, लड़वाई और जितवाई पूरा प्रशासन तंत्र इस्तेमाल करके। यही समाजवादी पार्टी थी। यहीं पे अजीत सिंह जी एमएलसी थे लखनऊ और उन्नाव के, उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, उसकी जांच नहीं होने दी गई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी ये न बताए, माफियाओं का चरित्र न बताए। सबसे ज्यादा माफिया अगर पनपे थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पनपे थे। तो अखिलेश जी से आपकी क्या समस्या है? अखिलेश जी मुझसे नहीं समस्या, अखिलेश जी को क्षत्रियों से समस्या है। क्या? वो पूरे हमारी बिरादरी को टारगेट करते हैं। कैसे? मुख्यमंत्री जी को भी देखिए टारगेट करते हैं, सजाती करके तमाम क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। उनको क्षत्रियों से दिक्कत है। नहीं, अभी तो उन्होंने, अरे 2022 का इलेक्शन देखिए ना, इसलिए दिक्कत मैं कह रहा हूं कि राजा भैया उनकी कैबिनेट में थे, रघुराज प्रताप जी। उसके बाद जो है, आप प्रतापगढ़ में जाते हो मीटिंग करने के लिए, आप कह देते हो कौन राजा? अरे जिसके साथ आप कैबिनेट में 5 साल रहे हो, उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वो आदमी अपनी बदौलत चुनाव जीत के आया 1993 में, जब सपा बसपा का गठबंधन था पहली बार, तब से लगातार सदन में है। आप उसके बाद सदन में आए हैं। वो राजनीतिक विरासत अपने परिवार में पहली पीढ़ी के सार्वजनिक जीवन में आने वाले व्यक्ति थे। इस तरीके से किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप वो अपमान राजा का नहीं था, अपमान जो है क्षत्रिय समझ के। उसके बाद हमको लेके कमेंट किया वहां पर, आप पूर्व मुख्यमंत्री कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे भाई, कुंडा एक स्थान है, कोई घर थोड़ी कुंडी लग जाएगा। ये सब भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान के चले कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके मन, आपने क्षत्रियों के खिलाफ काम किया, यही माने हम फिर तो। और जब आपको अवसर मिलेगा आप क्षत्रियों के खिलाफ काम करोगे। तो क्षत्रियों को तय करना चाहिए कि इनके साथ क्या करना है, रहना है कि नहीं रहना है। जब आप देगा 2022 में क्षत्रियों ने जवाब दिया था इनको, 400 सीट जीत रहे थे, इन्हीं के सब थे ना, हमारे तो थे नहीं। हमने कहा 3 सीट का है, 403 कर लिए होते अपना। लेकिन 24 में तो क्षत्रिय समाज ने अपनी पंचायतें शुरू कर दी और 2024 में बीजेपी की बहुत बुरी हाल हुई। उस वक्त तो अखिलेश, बुरी हार नहीं हुई। नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के वक्तव्य की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर शिथिल हो गए थे, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी सारे लोग अलायंस में लड़ रहे थे, उसका लाभ ही नहीं मिल गया। उस लाभ को पचा नहीं पा रहे हैं। वो 27 में दूर हो जाएगा, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन अखिलेश जी के साथ भी तो धोखा हुआ। कहते हैं कि भाई जब राज्यसभा की बारी आई तो इनके जो करीबी कई क्षत्रिय विधायक थे, सबने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए। और आज उन्होंने हमारे ही चैनल पर कहा कि पीडीए का मतलब मेरे लिए जो ए है उसमें अच्छे अगड़े भी हैं, अच्छे अगड़े। ये तो डेफिनेशन देने की बात है। उनको बहुत चिढ़ है। किससे है? किससे चिढ़ है? जो आपने कहा अगड़ों से चिढ़ है, तभी सब छोड़ के चले गए। उनको कुछ ना कुछ किए होंगे तभी है।
हो सकता है तमाम बातों से कोई रुष्ट रहा हो, कुछ बात रहा हो, कुछ ऐसी बात बोले, इसीलिए कोई जुड़ना नहीं चाहता है। आप किसी को इंडिविजुअल ले सकते हैं, लेकिन मतदाता आपके साथ नहीं आना चाहता है, आम जनमानस आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आपकी बोली भाषा ऐसी हो गई है। समाज देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अगड़े पिछड़े, अरे सबको भारत के नागरिक के रूप में देखो, सबको अपने अपने बात विचार, अपने विचारों से जीतिए लोगों को। इस देश में कोई अछूत नहीं है, अब छुआछूत नहीं रह गया इस देश में। एक साथ उठते बैठते हर वर्ग के लोग हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते, वो दौर 70 का दौर नहीं रह गया। भारत 21वीं सदी में चल रहा है, लेकिन ये जो है, जो इनकी बोली भाषा है, उसको पीछे ले जाने की बात करती है समाज को। नहीं, लेकिन आपने इतनी बातें कही, तो साजिश किसकी है? आपको क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये साजिश हुई है? साजिश देखिए, मेरी इमेज मलाइन करने के लिए साजिश की गई है, लोकल स्तर पे भी की गई है और स्टेट लेवल पे भी की गई है। कुछ लोगों का, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि हमारी इमेज को मलाइन करके। तो वही थोड़ा खुल के बताइए, आखिर कौन लोग होंगे जो आपके खिलाफ ऐसी साजिश कर रहे हैं? अभी आएगी बात, जब बात आ जाएगी तो बताया जाएगा, आने दीजिए, अभी क्लैरिटी आ जाए। तो मैंने भी अपने पत्र में भी लिख के मांग किया था कि कम से कम सीबीआई हो, तो कम से कम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पता चले, जिन लोगों ने हमारी छवि को खराब करने के लिए इस तरीके की साजिश रची है। और इतना बड़ा मतलब प्रकरण इसको बना के वो किया है, बॉन्डर बनाया पूरे प्रदेश में। आपने चिट्ठी लिखी है सीबीआई को, रिटर्न में दिया है? नहीं, हमें सीबीआई को, हमारे कहने सीबीआई जाएगी नहीं। सरकार को लिखी है आपने? हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे। लिख दिया आपने चिट्ठी? नहीं, अभी चिट्ठी नहीं लिखेंगे चिट्ठी। मैंने तो अपील की ना, सोशल मीडिया से अपील की। अब आप लोग तमाम, आप लोगों के माध्यम से ईडी हो गई। देखिए, सरकार का जब अभी 8 दिसंबर को जब वक्तव्य आया, उसमें सरकार ने क्लैरिटी दी, ये इलीगल ट्रेडिंग का मामला है। तो अब ईडी तो भारत सरकार की एजेंसी जांच कर रही ना, तो सब पता चल जाएगा किसने कितना हो किया। 128 एफआईआर हुई है, 128 फर्मों के खिलाफ हुई है, तो सब क्लैरिटी आ जाएगी धीरे धीरे सारी। और मैं बताऊं, इसलिए बात कहूं कि अखिलेश जी को मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अखिलेश जी के साथ दो आरोपियों के साथ फोटो अखिलेश जी की, कभी आप उनसे जाके सवाल किए कि उनके घर तक पहुंच के कैसे उनसे लिए? उनके पार्टी में कोई पदाधिकारी भी है, पूछा आपने? नहीं पूछे होंगे आप उनसे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तब भी आपने नहीं पूछा, अखिलेश जी आपके साथ भी फोटो है। जिन लोगों के साथ फोटो हैं, आज ईडी की रेड उन सबों के घरों पे भी हो रही है। आप पूछे जाके? नहीं पूछेंगे आप। क्यों नहीं? तो नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा ना। 20 दिन से प्रकरण चल रहा, उनके साथ फोटोएं भी 15 दिन से चल रही हैं। आपने कभी नहीं पूछा। आलोक की फोटो इनके साथ भी, इनके घर ही पे है, आपने पूछा नहीं। फोटो तो देखिए, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आप तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ नहीं, आपके पार्टी के, वो उनका साहस नहीं है, वो अपने कैबिनेट के साथी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मेरे साथ मैं जानता हूं, तो कहां से दूसरी बात स्वीकार कर लेंगे? मेरे मन में मैं नैतिक बल मेरा इतना मजबूत है, मैं सही हूं, इसलिए मैं ये साहस स्वीकार करता हूं। बाकी और लोग कह लें, हिम्मत हो तो कहें। देखिए, हम जिस चीज को जानते हैं, हम कभी भी अनएथिकल कार्यों में इन्वॉल्व नहीं रहे, तभी मेरा इतना नैतिक बल रहा है कि मैं हमेशा सरकारों से लड़ा हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो सजाती बोलते हैं, 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले मैं इनकी सरकार से भी लड़ा हूं। इनकी सरकार में लड़के एमएलसी का चुनाव जीता हूं 2016 में। आप इनसे पूछे, इनकी सरकार में बाई इलेक्शन लड़वा के चुनाव जितवाया हूं, प्रमुख का चुनाव जितवाया हूं। इनके सरकार में 2004 में मुझे माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी हमसे मना किए कि हम लोग बनवाए थे, आपको पता होगा। हम लोग जेल रहे 1 साल इनकी सरकार बनाने की वजह से। और 2004 में मेरी सीट छोड़ने की बात हुई थी, नहीं छूटी सीट, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़े। नेताजी ने कहा मुझसे कि लड़ेंगे आप तो गलत मैसेज जाएगा, रहने दीजिए। हमने कहा नेताजी, आप लड़ने की बात हुई थी, आप हमारी सीट नहीं छोड़ पा रहे, आपकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, आदरणीय, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं प्रणाम किया, चला है, मैं आके चुनाव लड़ा। फिर नेताजी से मुलाकात हुई? हाँ, उनसे तो बराबर होती रही, सदन में होती रही, बाहर भी होती रही। क्या बोले आप? लड़के आए तो कुछ नहीं कह, तुम माने नहीं। हमने कहा नेताजी क्या माने? आपने कहा था, आपने अपनी बात नहीं रखी।
देखिए उनके साथ एक था, देखिए जो भी हो, उनके साथ इतना सीनियर थे हम लोग, एक जैसा गार्जियन का होता है, पिता जैसा एक वात्सल्य होता है, वो उन्हें देने का प्रयास किया उनके साथ। हाँ एकदम, नो डाउट। एक जितना मेरा राजनीतिक उनके साथ अनुभव रहा, वो जैसे एक गार्जियन होता है उस तरीके से उनसे हम लोग लड़ झगड़ लिए हैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए, कभी उन्होंने इस बात को नहीं वो किया। तो एक बड़ा और होता था उनके साथ। हम कभी राजनीति में, समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ सरकार बनवाए, उनके साथ हमारे खट्टे मीठे रिश्ते रहे। हमेशा वो कोई बात होती थी, हमेशा एज ए अभिभावक के तौर पे उन्होंने समझाया। जब मैं 2007 में चुनाव जीत गया, मुझे टिकट दिया जा रहा था उस समय। एक किस्सा और बताता हूँ आपको, शिवपाल जी हैं, आप कभी पूछिएगा बताएंगे। मैं था, शिवपाल जी थे और अमर सिंह जी थे और नेताजी थे, 5 कालिदास मार्ग में। हमसे बोले कि, बुलाया गया मुझे, उनसे बोले कि तुम जो है धनंजय वहां लड़ जाओ, 82 तब परसीमन नहीं हुआ था, तो 82 विधानसभा होती थी। हमने कहा नहीं नेताजी, मैं रारी से चुनाव लड़ाऊं, रारी लड़ूंगा, भाई तैयारी ठीक है। कहे वहां एक शब्द बोल दिया अमर सिंह जी ने बोला कि वहां पे यादव वोट नहीं देगा आपको। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं टिकट ही कहाँ मांग रहा। शिवपाल जी से आप पूछिएगा, बता देंगे, वो सही व्यक्ति है, सही बोलेंगे। हमने कहा कि हम टिकट नहीं मांग रहे हैं, अगर आप हमको 82 लड़ाना था तो आप हमसे 2 साल पहले बता दिए होते तो मैं जाके वो फील्ड वहीं बनाता। मैं 5 साल मेहनत रारी में किया हूँ, तो रारी छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं रारी, ठीक है आपकी जिसकी इच्छा, आप टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव जीत के फिर आऊंगा, फिर आप सरकार बनाइए, फिर समर्थन करेंगे आपका, आप बनाइए सरकार। तब मैं जेडीयू से नहीं लड़ रहा था, तब मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ रहा था। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो बाद में फिर मैं जेडीयू से लड़ गया 2007 में। तो मैं टिकट तो सामने मना करके आया हूँ और कोई बुरा नहीं माने नेताजी। और फिर चुनाव जीतने के बाद हम गए, जेडीयू से चुनाव जीत गए, तो फिर नीतीश जी की पत्नी का निधन हुआ था 2007 में ही। तो हम गए थे वहां पे कंडोलेंस देने, हम लोग लौट रहे थे, तो हमारे साथ मैं था, स्वर्गीय शरद यादव जी थे और दिग्विजय सिंह जी थे, बांका वाले, हम सब लोग आ रहे थे। उस समय नेताजी का एक पीए हुआ करता था, राकेश लड़का, दिल्ली में रहता था वो अक्सर। तो राकेश मिल गया एयरपोर्ट पे, राकेश ने कहा कि नमस्ते किया, कहा भैया नेताजी आ रहे हैं। तो हमने कहा कहाँ है नेताजी? पीछे, वो लखनऊ से शायद आ रहे होंगे। तो मैं रुक गया, तो शरद जी कहे अच्छा मिल लो तुम, तो नाम से बोलते थे उनको, क्या तुम मिल लो, उनसे आ रहे हैं वो। तो हमने कहा ठीक है मैं मिल के आता हूँ। तो चूंकि उस समय मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देखिए लोकतंत्र में इतना होता है, मैं रुक गया है, नेताजी से मैं मिला। उनका पहला सवाल था कितने वोट चुनाव जीते तुम? अरे हमने कहा नेताजी हम जीत गए, यही क्या कम है आपकी सरकार में? तो क्या मैंने क्या किया? तो हमने कहा कि अरे अनुराग यादव डीएम थे, हमारे घर छापा डाल दिए, बगैर आपकी सहमति के डाल देंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़े नेता थे, देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लड़ने की लिबर्टी थी हम लोगों को सही बात पे। बोले नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की शुभ सरकार चुनाव हार गए, ये नेताजी का वक्तव्य था। मैं अक्षर से सही बोल रहा हूं। तो हुआ, अच्छा काम किए। आप सोचिए उतनी 2007 में इतनी बुराइयों के बाद भी समाजवादी पार्टी 98 सीट उनके नेतृत्व में जीती थी, समझ रहे हैं आप? और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में 47 सीट पे आ गई। तो मेरा सवाल यही है कि सोशल इंजीनियरिंग उनकी बहुत अच्छी थी। रिश्ते हर पार्टी के लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते वो रखते थे, और हर जिले में 100, 200, 500 लोगों से व्यक्तिगत उनकी जान पहचान थी। आप नेताजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आज वो नहीं है, आज नहीं हो, मुझसे उनसे कोई लाभ तो लेना नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। जो नहीं है, कम से कम जो जैसा अनुभव रहा है, देखिए आदमी को ईमानदार तो होना ही चाहिए। आपका जिसके साथ जो अनुभव रहा हो, ईमानदारी से अगर आप व्यक्त करते, उसके न रहने पे तो सच्चाई है। लेकिन आप नेताजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, और अखिलेश जी मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं अखिलेश जी को तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं कहाँ इस समय पॉलिटिकल ऐसा डिरेल हो जाते रह के कि मैं सोशल मीडिया हैंडलरों के चक्कर में, कि मुझे कभी बड़ा कष्ट होता है। पढ़े लिखे आदमी है, होशियार आदमी है, समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत व्यवहारिक पक्ष उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अब हो रहा है अपने, हो सकता है लोग बताते हैं किसी करे बोलिए उड़िए तो राजनीतिक फायदा होगा, इसी चक्कर में बोल देते होंगे। नहीं, आपकी भी एक तस्वीर आई थी उनसे हाथ मिलाते हुए कुछ दिन पहले। बहुत कहीं मिल जाते, बहुत कॉर्डियल वो है, लेकिन अब क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। हमको लगता है ना, देखिए आजकल क्या है ना,
कि वो पॉलिटिकल वो भी बन गए हैं लोग ना, एडवाइजर नए नए, जो लोग समझाते होंगे। जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट की भी एक टीम बन गई ना आजकल, नए ट्रेंड की पॉलिटिक्स में। वो लोग समझाते होंगे ऐसा करने पे ऐसा होगा, तो कुछ उस तरीके की वो हरकत कर देते हैं। जबकि अगर नेचुरल आप अपने पॉलिटिक्स करें, उनको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सैफई से निकल के आए माननीय मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और सबकी स्वीकारता उन्होंने प्राप्त की। आज देखिए उनके घर माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके घर गए थे शादी में, जब सब हर पार्टी के लोगों ने उनका आदर किया। तो कम से कम और किसी से सीखने की जरूरत नहीं उनको, अपने पिता का अनुसरण करें, अपने आप राजनीति ठीक रहेगी उनकी। नहीं, आपने भी तो कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के साथ आने की। कहा यह गया कि आपने भी कोशिश की कि आप अखिलेश जी के करीब हो जाएं, उनकी पार्टी ऐसा कोई विषय नहीं था। पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे आप? नहीं, ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। आप उनसे ही पूछ लीजिए, ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। हमने कहा तो बैठ के बात करेंगे। आप सपा जाने के मूड में नहीं थे ना। तो जो आपकी वो तस्वीर आई थी उसी वक्त ये बात आई? अरे शादी में थे ना, शादी में एक लड़का राहुल सिंह है प्रतापगढ़ का, वो क्रिकेट खेलता था, बहुत हमारे पास बचपन से आता रहता था। उसको वो उदयवीर जी के भी बहुत करीब है, तो अखिलेश जी से मिलना जुलना उसका है। उसी की शादी में मैं भी गया, तो संयोग से मुलाकात हो गई। उदयवीर जी भी हम लोगों के हॉस्टल में, हम लोग गोल्डन जुबली में, तो बिरबल साहनी में रहते थे, वो उनके बहुत करीबी हैं, ऐसा नहीं है। तो जो साजिश की बात निकली थी, आप साजिश अखिलेश यादव की नहीं देखते हैं? अखिलेश यादव की साजिश नहीं देता मैं। अखिलेश यादव जी को राजनीतिक मुद्दा बनवाया गया उनसे। तो ब्रजेश सिंह की साजिश देखते हैं? मैं नहीं कह सकता, अभी तो बॉस वो है। कौन ब्रजेश सिंह की बात आप कर रहे हैं? ब्रजेश सिंह प्रिंसू हमारे भाई हैं, एमएलसी भी हैं। एक ब्रजेश सिंह बनारस के, जी चंदौली के पूर्व एमएलसी भी हैं। हाँ। जी उन्हीं की बात कर जी। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ अभी नहीं, जांच का विषय है, जांच होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, बहुत चर्चा है कि चूंकि आपकी पत्नी जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है वो भी अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहे हैं वहां से काफी। वहां मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और कोशिश करनी चाहिए। जो भी राजनीतिक जीवन में है, राजनीति के उसको प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र है, अकेले हम तो राजनीति करेंगे नहीं ना। स्वागत है लोकतंत्र में, जो आए समाज की सेवा करें, अच्छा है। लेकिन आपसे उनकी दुश्मनी कहें, अदावत कहें, मनमुटाव कहें, क्या है आपके और ब्रजेश सिंह के बीच? क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उनके भतीजे हमारे साथ विधायक भी रहे, और 2007 में, और हमारे साथ बीएसपी में रहे वो, तो संबंध है। उनके भतीजे हैं सुशील सिंह जी, पॉलिटिकल आदमी है, हम लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, उसी वजह से उनके चाचा हैं, तो भेंट मुलाकात हो जाती है। कभी कभार उनके घर और गए हैं तो कोई। आपको खतरा है किसी तरीके का कि सियासी? किस बात का? आपके चुनाव क्षेत्र में वो चाहते हैं, अपनी बिटिया को चाहते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? खतरा तो मैं बड़ी पार्टियों से नहीं समझूंगा, तो क्या इंडिविजुअल से क्या समझूंगा? आप गलत बात आप लोग करते हैं, आप उन्हीं से जाके बयान, आप किसी का नाम लेके आप सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उनसे पूछ लीजिए, उनके समधी जो उन्होंने मेरी बेटी की शादी किया है जिनसे, उनके फादर को, स्वतंत्र डिप्टी एसपी, इस समय एसीपी है नोएडा में, उनके फादर को ब्लॉक प्रमुख करीब हमें लगता है 20-25 साल बाद, उनके बाबा के बाद वो एक बार बने थे। फिर 2015-16 की बात है, 16 में हमने ब्लॉक प्रमुख बनवाया था उनको। ऐसा नहीं है। तो हमसे ब्रजेश जी ने कहा था कि शादी तय हो रही है, अगर आप उससे मदद कर देंगे। एक हमारे बहुत करीबी थे, चुनाव लड़ रहे थे वहां से, ध्रुव सिंह जी, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपना प्रयास किया था कि वो चुनाव न लड़े, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव लड़ते वो जीतते चुनाव, और अगर मैं कहा तभी वो रुके, नहीं तो रुकते भी नहीं। तो फिर मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की इस बात की, तो मैं जाकर उनसे बात किया। फिर वो हमारे कहने के आधार पर चुनाव नहीं लड़े, फिर अनअपोज्ड हो गए थे। लेकिन अभय सिंह से क्या आपकी? पास्ट है, जाने दीजिए, कोई चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, जाने दीजिए, पास्ट है। हमने आज तक कभी चर्चा की हो? आप बहुत दिन से पत्रकारिता में, बहुत दिन से मैं राजनीति में हूं।
लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, पहले का दौर नहीं है जब खुलेआम लोगों की अदावतें हो जाया करती थी, सियासी अदावतें जो है देखिए, वो। समय के साथ सुधार होता है। 80 का दशक कुछ और था, 90 का कुछ और हुआ, फिर 2001 से 2010 का दौर कुछ और था, फिर 2010 से 2020 कुछ और है, फिर ये दशक कुछ और रहेगा। हमेशा दिन प्रतिदिन सुधार ही हो रहा है, और जब गवर्नेंस अच्छी होती तो और बेहतर सुधार हो जाता है। इस समय नो डाउट गवर्नेंस अच्छी है तो सुधार हो रहा है। किसी को इतनी लिबर्टी नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, और होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपके छात्र जीवन पर आते हैं। आपकी शुरुआत छात्र राजनीति से कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लखनऊ यूनिवर्सिटी या उसके पहले की भी आपकी हम लोग टीडी कॉलेज से आए, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं नहीं, अब नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे, और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा, 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं, कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है, लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, के गांव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार, सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा, लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे, और मेरी उम्र कम थी उस समय, 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं,
इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए। राजनीति तो आप करते रहे इतने लंबे समय से रहे, लेकिन बाहुबली भी आप हो गए, आप पर इतने ये तो मामले। समय के साथ नामकरण हो गया, समय के साथ का नामकरण है, कोई मतलब ही नहीं। क्राइम से रिश्ता नहीं रहा? कोई मेरा क्राइम से कोई रिश्ता नहीं रहा आज तक नहीं? नहीं, आज तक नहीं, क्राइम से कोई रिश्ता नहीं रहा। बंदूकों से, असलहे से? बिल्कुल है, वो अपने आत्मरक्षार्थ है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो गया था एक बार, लेकिन अब चलिए मामला सब जुडिस है, इसलिए बहुत उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा कभी भी क्राइम से हम लोगों का रिश्ता नहीं रहा। आपको तो एक बार मरा हुआ भी घोषित कर दिया गया था। हाँ, घोषित कर दिया। क्या थी वो कहानी? है वो कहानी वो तो पुलिस बताएगी उससे, आप भी बता दीजिए। नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं तो कहां से बता दूं मैं। न मैं मरने वाला था न मैं मारने वाला था, तो जो मरा भाई उसके परिवार के लोग बता सकते हैं। आपको क्यों मरा हुआ घोषित कर दिया? देखिए, मैं आपको सीरियस बात करें हम लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस सुधार हो जाए, पुलिस सुधार इस प्रदेश में लागू हो जाए। रिफॉर्म बहुत आवश्यक है। जो थाना एफआईआर करता है वही थाने पे इन्वेस्टिगेशन होती है। जो थाना अपनी थ्योरी को कहेगा कि ये गलत है, वो फिर बाद में फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? इसीलिए बार बार जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, चेंज कर दिया जाए, दूसरी एजेंसी को दे दिया जाए। मान लीजिए थाने में एफआईआर, लोग कहते हैं सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीसीआईडी को दे दिया जाए, अलग एजेंसी को दे दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से सुझाव है सरकार को कि इन्वेस्टिगेटिंग सेल एक बना दिया जाए अलग से, उसके थाने अलग बना दिए जाए। एफआईआर जिस थाने में हो, जो रेगुलर डेली कार जो थाना देखता है, हल्का देखता है, कॉम्बिंग करता है सारी, वो थाना एफआईआर वहां हो, लेकिन वो फिर ट्रांसफर हो जाए तुरंत इन्वेस्टिगेशन। आप ऐसा चाहते क्यों? फेयर इंक्वायरी होगी तो बहुत से लोग, नौजवानों को फर्जी जो मुकदमे लगा दिए जाते हैं। पुलिस वर्कलोड से इतना दबी हुई है, 24/7 एक थाना अध्यक्ष है, उसको रात को किसी की पेट्रोलिंग भी करनी है, उसको पायलटिंग भी करनी है, कोई वीआईपी जा रहा है तो सब कुछ उसी को करना है। तो इतना वर्कलोड है उनके ऊपर, वर्क प्रेशर में वो लोग बहुत से निर्णय। आपका भी एक्सपीरियंस है क्या? मेरा एक्सपीरियंस है, यही इसी वजह से कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मैं तो एसएसपी से बात किया हूँ, रजनीकांत मिश्रा जी एसएसपी थे, जिस मुकदमा मेरे ऊपर लगा के रिवार्ड किया गया, उस समय उनसे बात किया था। अगर वो अभी होंगे उनसे जाके पूछिएगा बात हुई थी कि नहीं मेरी, नकार नहीं सकते। मैं उनसे कहा कि गलत फंसा रहे आप, मेरा कैरियर स्पॉइल कर देंगे आप। और जो पहला यूनिवर्सिटी का जो मर्डर मेरे ऊपर लगा, उस समय राजेश पांडे जी, वो भी बहुत चैनलों पे बात करते हैं, उनसे पूछिएगा। मैंने उनको फोन किया था, मैं जौनपुर था, जौनपुर से आया, यहाँ स्टेशन पे एक लड़का मुझे लेने गया था, तब तो मोबाइल भी नहीं होता था। मैं बरुणा से आया, जौनपुर से बरुणा पकड़ के आया, 10:30 बजे करीब पहुंची बरुणा। लड़का जो लेने आया तो उसने कहा यार यूनिवर्सिटी में मर्डर हो गया है कल, उसमें तुम्हारा भी नाम आ गया। अरे हमने कहा मेरा क्यों नाम आ जाएगा, मैं जौनपुर था। कहा नहीं, तुम्हारे नाम भी एफआईआर है। मैंने वहीं था, रेलवे स्टेशन से पीसीओ से फोन किया राजेश पांडे जी को, महानगर सीओ उस समय थे, महानगर के अंदर यूनिवर्सिटी आती थी। तो हमने उनको फोन किया, हमने कहा कि इस मामले में कोई लेना, सीओ सिटी रहे हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा परिचय था उनसे, हम लोगों की मुलाकात, चूंकि हम लोग भी वहाँ डिफरेंट पॉलिटिक्स में थे, तो 100, 200, 500 लड़के हम लोगों के साथ रहते थे, 1000, 2000। तो हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया। वो कहे यार बहुत नाराज हैं, बॉस हमारे नाराज हैं। सूर्य कुमार शुक्ला एसएसपी हुआ करते थे, और वो लोग मानेंगे नहीं। अरे हमने कहा आप तो जानते हैं, कम से सही बात तो बताइए। हमने कहा 302 का मुकदमा लग जाए फिर तो जीवन चौपट हो गया। लड़ाई झगड़ा यूनिवर्सिटी में ग्रुपिज्म हो जाता है, एक अलग विषय। छात्र संघों के चुनाव में मारपीट हो गई, फिर बाद में छात्र आपस में कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा ये बहुत गलत हो जाएगा, फिर तो कुछ मदद नहीं कर पाए। खैर वो बात भी नहीं कर, वो मुकदमा लग गया हम लोगों का। पहला 302 का मुकदमा यूनिवर्सिटी में वो हम लोगों के ऊपर लगा। आप मुलजिम थे? हाँ, मैं भी मुलजिम था। अभय उसमें मुख्य अभियुक्त था, और क्या कहते हैं, एक केडी सिंह है इसमें ब्लॉक प्रमुख है, वो थे। मुझे भी मुलजिम बना दिया गया, और मुझे नहीं ध्यान है कौन था उसमें। बाद में उस मुकदमे में लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया। मुख्तार अंसारी से कैसे रिश्ते थे आपके? कोई रिश्ता नहीं था मुख्तार अंसारी से मेरा। मुख्तार से हमारा
कोई रिश्ता नहीं था। विधानसभा में कई बार मिल गए तो सही सलाम कर दिए, नहीं तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। कभी कोई बातचीत नहीं, कभी कहीं कहते थे सही सलाम, कहीं उससे बाकी कोई ऐसी बातचीत नहीं कोई। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की मुख्तार हमसे विरोध मानते थे। मुख्तार 2004 में जब कैंट में गोली चली थी, कैंट में जब गोली चली थी तो कृष्णानंद राय जी को थाने बैठा लिया गया था, और मैं उस दिन कानपुर गया था, कानपुर से लौट रहा था, क्योंकि उसके पहले हम लोग लगभग 10-11 महीना जेल में बंद थे। तो कृष्णानंद राय जी से मेरी बात जसवंत सिंह जी एमएलसी हैं, उन्होंने बात कराई थी। कहा था कि इनसे बात करिए, ये भी चाहते हैं विधायक जी कि जब वोटिंग होगी तो क्रॉस वोट करेंगे, लेकिन ये बात करना चाहते हैं। तो हमसे बात हुई उनसे, तो हमने कहा कि भाई साहब धन्यवाद आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहें मैं तो करूंगा विधायक जी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हमारे सारे दुश्मन समाजवादी पार्टी में, तो उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो उस स्थिति में हमने कहा कि हम आपको खड़े मिलेंगे, और कोई रहे ना रहे, लेकिन मैं आपको खड़ा मिलूंगा। तो जब गोली चली तो उनको थाने बुलाया गया, वो थाने चले गए। पहले वो 4 कालिदास मार गए थे, उसमें राजनाथ जी का आवास हुआ करता था, वहां से फिर वो थाने चले गए। और मैं आपको बताऊं, थाने कोई भी, मैं तो आधे घंटे बाद पहुंचा रहा हूँ। राजीव रंजन वर्मा जी एसएसपी हुआ करते थे उस समय लखनऊ के, मैं 1 घंटे बाद पहुंचा हूँ कानपुर। कोहरा बहुत था उस दिन, 15 जनवरी की घटना हमें लगता है। तो मैं थाने पहुंचा, पूरी घटना को समझा जाना, वहां पहुंच के तो उसमें गलती कृष्णानंद राय की भी नहीं थी, पुलिस उसमें थी। पुलिस जब आमना सामने लोगों की गाड़ियों का हुआ तो गोली इधर से चली, गोली उधर से भी चली, कोई घायल कोई मरा नहीं। वो गोली चलाते वो निकल गए, इनकी गोली चलाते ये लोग भी आगे से, कोहरा बहुत था, गाड़ी मोड़ के चले आए। हवाई फायरिंग हुई। तो एफआईआर दोनों तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई हो रही थी। मैंने एफआईआर उसमें क्रॉस एफआईआर करवाई। आपने कराया? बिल्कुल करवाया मैं। हमने कहा इनकी भी एफआईआर होगी, एक तरफा एफआईआर नहीं होगी। और मुझे याद है कि उनको ओम प्रकाश जी, गाजीपुर अपने ओम प्रकाश जी अफजाल अंसारी जी को और मुख्तार को लेके गए, शायद मुलायम सिंह जी से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी से। मैं थाने पे बैठा था, तो जो भी बात हुई मुख्यमंत्री जी का, मैं इतना तो हम समझ ही गए कि एसएसपी साहब बैठे थे वहां पे, राजीव रंजन वर्मा जी, फोन आया, बातचीत करने में मैं लहजा समझ गया। तो उन्होंने जिक्र भी किया कि धनंजय सिंह जी बैठे हैं, विधायक जी भी, तो टीवी पे भी चल रहा था कि मैं बैठा हूं थाने पे। तो जो भी उधर से कहा हो मुख्यमंत्री जी ने, मैं इतना कहूंगा कि तुरंत फिर एफआईआर हुई, क्रॉस एफआईआर हुई, जो आपने कही थी, जो इन्होंने लिख के दिया कृष्णानंद राय जी ने, वो एफआईआर हुई। 6 लोग उधर से मुलजिम हुए। पंकज गौतम हुआ करते थे सीओ हजरतगंज, हमारे जौनपुर के रहने वाले थे, अब नहीं है वो। पंकज भाई साहब गए, मैंने उनसे बोला, हमने कहा भैया इधर से अगर जितने लोग, या तो ये भी छूटे, नहीं तो जितने लोग इधर, उधर से भी वो लोग भी दें, अपना सरेंडर कराए, 6 लोगों को जाए जेल। 6 लोग उधर से भी गिरफ्तार होके आए, हथियार साझ आए, वो भी गए, ये भी गए। मैं कृष्णानंद राय जी को, ना मुख्तार जेल गए उसमें, ना कृष्णानंद राय जी जेल गए। मैं मुख्तार कृष्णानंद राय जी को लेके फिर आया घर, उनको घर नेहरू के रहते थे, घर छोड़ा। उसके बाद मुख्तार बहुत परेशान। मुख्तार हमारे एक साथी हैं रामू द्विवेदी, उनके पास भाग के गए, कहे कि हमने क्या वो किया है कि इतना मेरा विरोध कर रहे हैं वो। हमने कहा भाई जब आप हमारे दुश्मन का साथ देंगे तो आपको बहुत, अब हम कृष्णानंद राय जी के साथ खड़े हो गए तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, बता दूं। मेरी बात नहीं, मैंने उनसे, हमारे मित्र से ही मैंने कहा, हमने कहा कह दो, बहुत वो होता है कष्ट। हमने कहा रास्ते अलग हैं, ठीक है, जो करना वो करें, हमें जो करना हम कर रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत बहुत ज्यादा रही। मुझे नहीं लगता कोई अदावत इनके बीच में रही। नहीं लगता है? कोई अदावत नहीं रही, सब झूठी कहानी है। आज तक मुख्तार अंसारी के परिवार का ना कोई सदस्य ब्रजेश सिंह ने मारा है, ना ब्रजेश सिंह ने, ना मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के परिवार के किसी सदस्य को मारा।
ये गाजीपुर की लड़ाई गाजीपुर रही, गाजीपुर और मुख्तार की लड़ाई गाजीपुर के लोग मारा, त्रिभुवन के परिवार के तमाम लोग मरे, मुख्तार ने मारे, बाद में मरवाए, 2005 में मरवाया मुख्तार ने अनिल सिंह को। कृष्णानंद राय जी का मर्डर हुआ, बता दें ब्रजेश किसका बदला ले लिए थे, फरार थे उस समय, किसी का नहीं, एक भी परिवार में एक भी इंसिडेंट मुझे नहीं हुआ। और बनारस की लड़ाई में इन लोगों की अपनी बनारस की लड़ाई थी, ये तो जेल। देखिए हुआ क्या है, इस लड़ाई को जितना मैं भी जानता हूं, बनारस में हमारे भी बहुत से लोग गाजीपुर में जुड़े हुए लोग हैं, इस लड़ाई में जेल की लड़ाई थी ये। गाजीपुर के लोग ट्रांसफर होकर आ गए थे बनारस जेल में, और वहीं पे जेल की गोलबंदी हुई। साधु सिंह की जेल में बहुत साधु सिंह जी के साथ जेल में मारपीट हो गई थी। मखनू सिंह के जो छोटे भाई थे, जो मुख्तार के साथी भी थे, उनका सर्वर फट गया था, तो फिर उनको जान लीजिए कि एकदम मरणासन कर दिए थे, लेकिन इलाज में वो ठीक हो गए। फिर जाके गाजीपुर उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने साहब सिंह को मारा और देश राय जी को मारा। इसीलिए ये दोनों लोग उस समय जेल में थे। ये लड़ाइयां रही इन लोगों की, और बाकी गाजीपुर वालों ने अपना जो साधु सिंह का बदला था वो लिया था। बाकी ब्रजेश का कोई हमें नहीं लगता है। नहीं तो सिर्फ ये जेल की लड़ाई रही, क्योंकि आज भी चाहे अफजाल अंसारी हो, वो आज भी ब्रजेश सिंह को के खिलाफ उतने ही खड़े हैं, और ब्रजेश सिंह की भी बात की जाए तो वो अफजाल के खिलाफ सब ओरल लड़ाई है। मैं बता दूं, मिली भगत सब ओरल लड़ाई है। ओरल मैंने देख भाई हम भी यहाँ 1990 से मैं भी देख रहा हूँ, 35 साल हो गया। कोई किसी को मारा हो तो मैं बता दूं, कोई ऐसी लड़ाई नहीं। तो ऐसी पब्लिक पोस्चरिंग का फायदा क्या है, क्यों किया है? तमाम एडवांटेजेस मिलते हैं, और अपना वो अलग विषय है, क्यों किया गया वो लोग जान सकते हैं। लेकिन मैं बताइए, बहुत सी चीजें हैं, हमने बहुत क्लोजली देखा, ये बात बार बार उठती है। हमारे जिले के मुन्ना बजरंगी थे, तमाम हत्याएं इन लोगों के साथ के लोगों की, कभी कुछ नहीं हुआ। बनारस में तमाम हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए वहां पर। देखिए कि दोनों परिवारों में किसी की क्षति नहीं हुई, किसी के ऊपर हमला भी नहीं हुआ, ना उधर हुआ। उधर जो एक बार हमला हुआ कृष्णानंद राय जी ने कराया था मुख्तार अंसारी के ऊपर, जो उनका कहना है, जिसमें ब्रजेश मुलजिम है। उस घटना में वो थे भी नहीं, जहां तक मेरी जानकारी। पूर्वांचल का लेकिन गैंगवार आज भी याद ही किया जाता है। लगता है वो चीजें अब खत्म? हम कैसे कह दें खत्म? जिसकी लड़ाइयां होंगी, जिसके भाई बाप मरे होंगे, वो तो बदला कभी भी ले सकता है। तो इसका मतलब कि देखिए एक चीज हम बताएं आपको, जब तक धीरे धीरे समाज नहीं विकसित होगा अच्छे से, और जो एग्रीव्ड होता है अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो स्वयं न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसको आप गलत नहीं मानते? इसको आप गलत भी नहीं गलत हम इस बात को मानते हैं कि अगर मुकदमों में सही तरीके से, हीनियस क्राइम में जो मर्डर हो जाते हैं, जो छूट जा रहे हैं लोग, जो किसी को जानलेवा हमला करते हैं, अगर न्यायपालिका से सही उस पर न्याय मिलने लग जाएगा तो निश्चित रूप से, अगर सही से प्रोसिक्यूशन सही तरीके से पैरवी करे, तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है। मैं आपको अपने ही प्रकरण में, मैं एक प्रकरण, जैसे अभी गैंगस्टर मेरे ऊपर हमला हुआ था बनारस में, उसमें गैंगस्टर एक्ट के जो अभियुक्त थे, उसमें प्रोसिक्यूशन को जाना, मुझे बिल में जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि इंडिविजुअल नहीं, चूंकि अग्रीड पर्सन मैं हूं, अभी मेन केस मेरा चल रहा है, तो कोर्ट जो ये रिमार्क किया हाई कोर्ट ने, तो प्रोसिक्यूशन अगर जाता तो मैं क्यों जाता, मुझे क्यों जाना पड़ता? तो उच्च न्यायालय को तो ये सवाल प्रोसिक्यूशन से भी करना चाहिए, क्यों नहीं आए। ठीक बात है। अब कुछ पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं। ये बताइए कि रारी जब तक था, उसके बाद क्या लगता है कि आपके पॉलिटिकल करियर को, पर्सनल पॉलिटिकल करियर को ग्रहण लग गया? नहीं, कोई नहीं। मलहनी तो आप जीत नहीं पाए? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा है ना, जीत, इलेक्शन को आप जीत और हार के नजरिए से न देखा करिए आप। एक पॉलिटिशियन तो के नाते ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं।
बहुत सी चीजें भाग्य भी होती हैं, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं, मल्हनी को नेताजी ने स्पेशली बनवाया था पारस जी के लिए। पारसनाथ यादव। हाँ, हम और पारस जी 2004 में लोकसभा आमने सामने लड़े, ठीक है। नेता थे, बढ़िया जिंदा दिल आदमी थे पारस जी, नहीं है इस दुनिया में। हम लोग फिर 2009 में हम उनको हराए लोकसभा, हम फिर हम आमने सामने थे। तो हमारा उनका वो रहा, आमना सामना चलता रहा। फिर 2017 में मल्हनी में जब मल्हनी का गठन हुआ, हम फिर आमने सामने लड़े, तो भाजपा वो चुनाव हम हार गए, पारस जी जीत गए। मैं आपको बताऊं, मल्हनी में ऐसा बनाया गया मल्हनी में कि ताकि वो समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट हो जाए। मैंने अभी एक वाकया बताया आपको, एयरपोर्ट पे नेताजी ने मुझसे पूछा, रारी भी पहले ऐसी हुआ करते थे, कितने वोट जीते चुनाव? तो रारी भी एकदम परंपरा की सीट जो है सपा की थी। हमने उसको लोगों को ओबीसी कम्युनिटी को यूनाइट करके अपने साथ खड़ा करके हमने चुनाव जीता। क्षेत्र में काम करके लगातार जीतते रहे। मैं जीता 2 बार, फिर मेरे पिताजी वहां से बाय इलेक्शन हुआ, विधायक बने। तो मल्हनी में एक वर्ग विशेष की संख्या बहुत अधिक कर दी गई और क्षत्रियों की संख्या जो 50-55 हजार थी उसको घटा के 35,000 पे ला दिया गया। यादव बिरादरी की पूरी सीट हो। हाँ, और हमारी क्षत्रियों की संख्या कम नहीं होती संख्या तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्षत्रिय ब्राह्मण की संख्या कम कर दी गई, उसमें करीब 10-12 हजार ब्राह्मणों का वोट कम हुआ और क्षत्रियों का लगभग 15,000, 12-15,000। तो हमको नुकसान हुआ 20-25 हजार वोटों का। तो भी आप लड़ते रहे? लड़ते, हम लड़ेंगे और आराम से जीत जाएंगे। हम तो जीतने, मुझे वहां कोई कठिनाई नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे मेरे साथ यादव मतदाता भी बहुत रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। सवाल इस बात का है ना कि वहां पे जब भी मैं 2 चुनाव बाय इलेक्शन, मुझे वहां से सरकार ने हरवाया। सरकार इनसे नहीं कहूंगा, मैं जिला प्रशासन ने हरवाया। एक वहां डीएम था और उसने जो है अननेसेसरी का मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया यहाँ पर, योगी जी को। हाँ, सरकार का मतलब मुख्यमंत्री हुए। जो फीडबैक तो मुख्यमंत्री को ही देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये है वो है, बस धनंजय सिंह को नुकसान करने से भाजपा जीत जाएगी, एक नैरेटिव गढ़ा उसने। और तमाम हम लोगों के कार्यकर्ताओं को पकड़ के बंद कर देना, मुकदमे कायम कर देना। आप सोचिए, बाय इलेक्शन मेरे ऊपर खुद ही 3-4 मुकदमे कायम कर दिए गए, जबरदस्ती का वायलेशन, उसका आचार संहिता के वायलेशन में। एक दिन में 100 मोटरसाइकिल पकड़ के बंद कर दिए, लड़के प्रचार कर रहे थे अलग अलग जगहों पे। तो तंग किया और मैं 3-4 हजार वोट से चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बची बाय इलेक्शन में। समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूं। तो वो तो हराया गया, वो तो एनी टाइम 8-10 हजार वोट का नुकसान कर दिया गया मुझे। तो और निरंतर वोट हमारे बढ़ते गए। और भी जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, अकेला मैं हूं, मेरा वोट निरंतर बढ़ा है। आप उठा के देख लीजिएगा। 2017 में मैं 48,000 समथिंग वोट पाया था और 2022 में मैं 80,000 वोट पाया। फिर भी हार गए। और उस 2017 में पारस जी 68,000 समथिंग वोट पाके चुनाव जीते थे और 80,000 आप उसके बाद के इलेक्शन। और मैं बताऊं आपको, राजा भैया लगातार इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हैं, सबसे अच्छा मत भी पाते हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अपना चुनाव लड़े थे जब 2017, उनको मत मिला था 1,32,000। इस बार जब भाजपा मजबूत जैसे शुरू होने लगी तो वो सपा के साथ गठबंधन में थे। इस बार उनका वोट घट के 99 हुआ था। मेरा वोट हमेशा बढ़ता रहा। हार जीत को बहुत नहीं, जनता का स्नेह बढ़ा है, लोगों का प्यार बढ़ा है, लोगों की चाहत बढ़ी है। हो सकता है लोग मुझे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में देखना चाहते हो, और मैं चुनाव लड़ता लोकसभा तो निश्चित रूप से लोकसभा जीतता मैं। इस बार जब 2024 का चुनाव हो रहा था, निश्चित जीतता। मेरी इंडिपेंडेंट जीतने की स्थिति थी लोकसभा की। लोकसभा के समीकरण हमारे बहुत फेवर के हैं। तो आप बीजेपी के नजदीक खुद को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं अपने आप? नहीं, बीजेपी के नजदीक की बात नहीं। देखिए, हमारे पिताजी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। बाद में उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारतीय मजदूर संघ में भी काम किया। आपका फैमिली बैकग्राउंड आरएसएस का? आरएसएस का है। मेरे पिताजी
1948 में 75 डेज तक जेल में बंद रहे। जब संघ पे प्रतिबंध लगा था गांधी जी की हत्या के बाद, गुरुजी बंद हुए तो सारे स्वयंसेवक जगह जगह अपना शाखा लगा के गिरफ्तारी दिए देश में। तो हमारे पिताजी भी बंद रहे उसमें। वो एक जगह शाखा प्रमुख थे मछली शहर में, कम से कम 30 स्वयंसेवकों के साथ वो बंद रहे। 75 दिन रहे, उसके बाद छूटे। फिर बाद में उसमें तो मैं घर में जो था, और मैं एक चीज और बताया, जब मैं देखता हूं थोड़ा नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के उसमें, मैं नेशनल पार्टी को हमेशा तरजीह देता हूं। और मैं संघ के बहुत से लोगों से मुझे मिलने का भी अवसर मिला, और मेरी बड़ी इच्छा होती है जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बहुत लंबा समय व्यतीत किया, उनसे मिला जाए। मुझे सर संचालक रज्जू भैया जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसी वर्ष में विधायक हुआ था 2002 में। एक हमारे यहाँ थे राकेश जी, प्रचारक हुआ, जिला प्रचारक जौनपुर में थे, बाद में प्रयागराज ट्रांसफर हो गए थे। तो संघ में लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उनको पास वो था कार्यभार प्रयाग का था, तो उसी समय प्रवास पे आए हुए थे सर संचालक जी वहां पे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले कि धनंजय जी आप आज सर संचालक जी आए हैं मिलने। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं सत्र छोड़ा चला गया मिलने तुरंत रज्जू भैया से। हाँ, तो जाके मैं मिला उनसे, आधे घंटे का मेरा उनके साथ वो रहा, बैठ के अनुभव था। तब गोविंदाचार्य जी भी थे, आज के जो सर संचालक जी वो भी आए हुए थे शायद, मोहन भागवत जी, हाँ वो भी थे उस समय वहां पे। जैसा कि कोई कार्यक्रम रहा होगा, कोई बैठक रही होगी संघ की बड़ी बैठक। तो आधे घंटे का उन्होंने एक बात कही, जब पूछा बात हुई तो मैंने कहा इंडिपेंडेंट एमएलए हूं, पिताजी के विषय में बताया सारी चीजें। तो क्या समाज के लिए अच्छा काम करो, मैंने कहा बिल्कुल। और एक बात उन्होंने सीख दिया, कहा कि देखो समाज में जो लोग भी हो, इस देश और धर्म के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हो, प्रकृति के लिए भी, जो जल संचय का काम कर रहे हो, वन क्षेत्र में काम कर रहे हो, जो जिस क्षेत्र में समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनसे मिल के उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हो, उन्हें बधाई दो, बहुत अच्छा काम करने की सराहना करो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिससे मिल नहीं पाते उन्हें दूरभाष दे दो, जिनसे दूरभाष नहीं कर पाते उन्हें पोस्ट कार्ड पर लिख कर उनकी सराहना करो, तो निश्चित रूप से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका और मनोबल बढ़ेगा काम करने के लिए। तो घर में जब आप बड़ी अच्छी सीख थी। और कहें कि हम लोग देखते हैं राष्ट्रहित में क्या है, राष्ट्रहित में क्या है। जहां राष्ट्रहित में, इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आने के बाद से पूरे देश में हर जगह व्यापकता में आई है। इसमें किसी को कोई वो नहीं स्वीकार करने में, जो भी लोगों ने स्वीकार करना चाहिए, भाजपा के लोगों, पुराने लोगों ने भी स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी ने बहुत विस्तार दिया भाजपा को। नहीं तो केरला में भाजपा लड़ती नहीं थी, तो केरला में संघ के लोग जो है कांग्रेस की मदद कर देते थे, इवन बंगाल में कांग्रेस की मदद करते। वो देखते थे कि संघ की ये विचारधारा जो बार बार कही जाती है कि संघ केवल भारतीय, संघ देखता है कि राष्ट्रहित में कौन काम कर रहा है। ये मैं आज बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयंसेवक बैकग्राउंड से रहे हैं, तो जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे करीब पाते हैं, जहां वो नहीं है तो उसके बाद वो देखते हैं कि नेशन हित में क्या है, ये चयन तो करना ही होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक बहुत बेहतर सामाजिक संगठन है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण की में अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। तो आप भी यही देख रहे हैं, भाजपा नहीं तो भाजपा की सहयोगी जेडीयू सही। आपका संस्कार तो, आपका पारिवारिक संस्कार तो संघ बैकग्राउंड का रहा, लेकिन मैं आप बताऊं, मैं अपने पिताजी को बीएसपी से चुनाव लड़वा के विधायक बनाया था, ठीक है। अब सोचिए बीएसपी से लड़े गए, लेकिन संघ की हर गुरुदक्षिणा में वो जाते थे, समझ रहे हैं, कभी उस पे वो नहीं रहे। तो पिताजी का हमारे इस तरीके का भी हो रहा, कभी संघ कोई भी बैठक हो, कोई भी कार्यक्रम, हमेशा उपस्थित रहते थे। तो ऐसा नहीं है, तो आदमी अपने संस्कार नहीं भूलता है। तो आपकी इच्छा नहीं होती कि आप भी भाजपा से ही लड़ें, भाजपा में आए? नहीं, मेरी इच्छा थी भाजपा में। 2009 में मैं लोकसभा का चुनाव बीजेपी से ही लड़ना चाहता था। जेडीयू बीजेपी अलायंस था, मुझे लगा मिल जाएगा, लेकिन उसमें सीमा जी को टिकट मिल गया था। सीमा जी विधायक थे उस समय, और सुषमा जी ने एक सीट पे बहुत एडमेंट हो गई और उनको दिला दिया। और शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी, महिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थी सीमा जी, इस समय राज्यसभा सदस्य। तो फिर हमने तो फिर उसके बाद बीजेपी से कभी आपने कोशिश नहीं की, मौका नहीं मिला जी?
उसके बाद आपको 2009 के बाद आपने कभी भाजपा के लिए कोशिश नहीं, 2014 में मेरा बीजेपी से ऑलमोस्ट फाइनल था लड़ना। एक दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से मुझे अननेसेसरी फंसा के दिल्ली में वो कर दिया गया, और नहीं तो मैं जौनपुर से 2014 मेरा चुनाव था, एकदम मेरा टिकट फाइनल था। आने वाले वक्त में लग रहा है कि बीजेपी से आप चुनाव लड़ेंगे, लड़ पाएंगे, या जो जिस तरीके की छवि आपकी बनाई गई या जिस तरीके के केस मुकदमे आप पर रहे, ये अभी भी आपके लिए बीजेपी में आने की बाधा है? ये तो मैं नहीं देखता हूं। मुकदमे तो किसी के ऊपर किसी भी तरीके के लगाए जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा, मैं कभी भी कोई ऐसा आपराधिक कृत्यों में हम लोग कभी लिप्त नहीं रहे। हम मुकदमे जरूर लगे। अब सोचिए 2017 से के अभी 2025 के बीच में कम से कम हमको 10-11 मुकदमे जौनपुर में लग गए। 2017 से 2025 तक लगे। सरकार भाजपा की है, अननेसेसरी के लगे। कह तो रहा हूं, चुनाव आ गया, 4 मुकदमे लग गए। कोविड का मुकदमा लग गया। कोविड के दौरान जो है, आप जाके कहीं काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सामान बांट रहे, उसमें मुकदमा लग गया। तो अगर मुकदमों की भाई क्या देखता है, कोर्ट क्या देखता है, लिस्ट देखता है ना, यही लिस्ट है मुकदमों की। नहीं तो सपा में भी वही, बसपा के साथ भी वही, भाजपा के साथ भी वही, तो आखिर नहीं, बसपा के साथ नहीं रहा ऐसा, और सपा के साथ भी ऐसा। बसपा ने तो आपको नहीं, सपा टिकट दे करके, सपा के साथ भी ऐसा नहीं रहा। देखिए, गलत अगर हम बैठे हैं तो कम सही बोले। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2012 में, हमारे जिले में एक मर्डर हो गया। मैं एमपी था उस समय, 2012 की बात है, 13 की बात होगी, और मैं दिल्ली था। मुझे जबरदस्ती का राजनीतिक फायदे के लिए पारस जी ने उसमें 120 का मुलजिम बनवा दिया। एक ब्राह्मण लड़के का मर्डर हुआ, मारा था यादव लड़का उसको, लेकिन उन्होंने मुलजिम बनवा दिया मुझे 120 का, कुछ और लड़कों को फंसा के। ठीक है, हमने उसमें बात किया प्रोफेसर साहब से, चूंकि पार्लियामेंट में साथ थे, हम दोनों पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर भी थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा, तो अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे भाई, तो उनसे कहा, तो उन्होंने अपना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी थे उस समय, तो हमने उनसे बात की। मुझे मैसेज आया तो मैंने भी उनसे बात कर लिया, मैंने बताया ऐसी बात। फिर वो खुद मौके पे गए, सारी चीजों को पता किया जाने। तो बाद में जो है, हम उसमें मंजिल सैनी जी कप्तान थी, मेरा नाम निकाल दिया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो वास्तविक मुलजिम थे बाद में पकड़े गए सारे लोग। तो मैं ये कह दूं कि अगर उनको फंसाना होता, अखिलेश जी को फंसाना, तो मैं तो मुकदमे में फंसा ही दिया गया था। इस मामले में वहां बेहतर ही कहता हूं मैं। 302 के मामले में 120 का मुझे मुलजिम जबरदस्ती बना दिया गया था, उसमें फेयर इंक्वायरी हुई और नाम निकल गया था मेरा। लेकिन बसपा के साथ क्या हो गया? मायावती ने क्यों रातों रात निकाला? देखिए, बसपा के साथ मेरा 2002 में जब हम लोग समर्थन वापस लिए, तो एक स्टेटमेंट उस समय मायावती जी का था कि निर्दलियों की हमारी सरकार में नहीं चलती, कोई भागीदारी नहीं होगी है। उसी को लेकर एक विरोध उत्पन्न हुआ। हम लोग उस बार 15-16 निर्दलीय चुनाव जीत के आए थे। अब उसी में विरोध हुआ, समर्थन वापस लिया गया, तमाम मुकदमे लादे गए, उसी में रासुका लगा दी गई, लखनऊ से, जौनपुर से गैंगस्टर लगा दिए गए, 2-2 यहाँ से वहां से, यही सब 12-13 मुकदमे लाद दिए गए थे। अब क्या कहें उसको? नहीं, आप हंसते हंसते बातों को कह जाते हैं, क्राइम कहिए या क्या कहेंगे? वही तो मैं पूछ रहा, आप हंसते हंसते बार बार कहते हैं सरकार ने भी इतने मुकदमे लगा दिए, रासुका लगा दिया, गैंगस्टर लगा दिया, फिर आप कहते हैं कि अपराध से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप तो कहते हो सर्कमस्टेंसेस देखिए ना भाई। आप तो देखिए, आप कैसी नादानी की बात कर रहे हैं अभिषेक जी। मैं कह रहा हूं, मैं एमएलए, सरकार से समर्थन वापस लिया, किसी की हत्या हुई हो, कोई मारा गया हो, कुछ कटा हो, कुछ नहीं, जबरदस्ती एक विधायक से एप्लीकेशन लिया कि हमारे साथ पूरन सिंह बुंदेला विधायक थे, राजा भैया केवल उनके घर चले गए थे, और लाख एक मुकदमा कायम करा दिया गया। उसी में गैंगस्टर, पोटा, रासुका सबके ऊपर सब लगा दिया गया। बता दीजिए, राजा भैया के पिताजी आतंकवादी थे, AK-47 ले जाके पुलिस वालों ने बरामद करा के पोटा लगा दिया। आप बता दीजिए, वो क्राइम हुआ था? ऐसे ही होता है। तो 12 मुकदमे लगाए गए, तो उसको हम क्या कहें? क्राइम कर रहे थे हम लोग।
कोई मिलने जाने नहीं आने पा रहा था हम लोगों से जेलों में उस दौर में। उसी दौर में नेताजी के ऊपर, माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर 42 मुकदमे विवेकाधीन के कोष के दुरुपयोग में लगा दिए गए थे विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों में। आपको ख्याल होगा इस बात का। तो वो दौर जब आप सत्ता से लड़ते हैं तो आप ये मत सोचिए क्या हो रहा है। इमरजेंसी में जयप्रकाश जी से मिलने चले गए, चंद्रशेखर जी को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस के सांसद थे कि नहीं, बताइए आप। नहीं ठीक है, बात पॉइंट में आप 17-18 महीने जेल रहे इमरजेंसी में सारे लोग देश में। तो जब आप सत्ता के साथ लड़ रहे हो तो मान के चलिए कि विध्वंस भी हो जाएगा आपका। इस तरीके के हालात है। अच्छा, आपने तीनों दौर देखा, मायावती का भी दौर देखा, क्लोजली एसोसिएटेड कह सकते हैं रहे, मुलायम सिंह जी का दौर देखा, अखिलेश का दौर देखा, अभी योगी जी का भी दौर देख रहे हैं। इन तमाम नेताओं में आप किसे सबसे बेहतर मानते रहे? सबका अपना काम करने का तरीका है, सब अलग अलग दशक के नेता हैं, अलग अलग समय के नेता हैं, सबकी सोच अलग है। सबसे सीनियर मुलायम सिंह जी रहे, उनका काम करने का तरीका अलग था, बहुत कॉर्डियल था। मायावती जी का बहुत डिफरेंट, कम लोगों से मिलना जुलना कम होता, तो उनका काम करने का तरीका अलग था। तो सब हर दौर के नेताओं के अपने काम करने के तरीके अलग। योगी जी को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप 2017 से 2025 नहीं, हमारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे एक बार इंटरेक्शन है केवल, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं है मेरा मिलने का। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बस केवल उनसे मैं 2017 की बात है, दिल्ली में, तब वो उनके पास, तब वो रिजाइन नहीं देते पार्लियामेंट से। अच्छा, ओथ लेने के बाद गए थे तो वही बधाई देने गया था। उसके बाद वही नॉर्थ एवेन्यू की मुलाकात, उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं। योगी जी से कोई मुलाकात नहीं, मतलब उसके बाद से नहीं है। बाकी हम लोग तो पार्लियामेंट में रहे, 5 साल लगातार मिलते रहे। योगी जी इसका मतलब तो माना जाए मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल एक मुलाकात है मेरी उनकी, और वो भी जब तक वो संसद का इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था तब। उसके बाद से आज तक नहीं मिला, जाके बात करके पुष्टि कीजिए। क्यों नहीं मिले? कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, वो मिली है 2-4 बार, मैं नहीं कभी मिला हूं। कोई खास नहीं, वजह? कोई ऐसी खास वजह नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई आपकी? अमित शाह से मिले? नहीं, अमित शाह जी से भी नहीं मुलाकात हुई मेरी। तो 2027 को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या 2027 में फिर से आप चुनाव मैदान में विधानसभा लड़ेंगे, पत्नी विधानसभा लड़ेंगी? देखिए, क्या होगा? भविष्य का मतलब आप अगर हमारे यहाँ जिला पंचायत सामान्य रही तो पत्नी लड़ेंगे चुनाव जिला पंचायत। और 27 में आप विधायक की का चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, वो तो अब भविष्य का सवाल। अभी हमारा एक केस जो चल रहा है वो डिसाइड होने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊंगा। कुछ आपसे जो सवाल है वो पारिवारिक सवाल। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली शादी बहुत उतार चढ़ाव का था, तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली शब शादी हुई थी, जिन पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है, हाँ अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का, तो जनरल सीट होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू। तो हमारे साथ थे धनंजय सिंह। खुलकर बात की इन्होंने यूपी तक के इस खास पॉडकास्ट में। निजी जीवन से लेकर जितने भी आरोप लगे तमाम बातों के इन्होंने उत्तर दिए।
फिर मुलाकात होगी किसी और पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।